हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। जेई मेंस का सेशन 2 अटेम्प्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और अब हमें पूरी तरह से अपना फोकस शिफ्ट कर लेना है जेई एडवांस्ड पर। और जेई एडवांस्ड की तैयारी की दिशा में ही जो बैच हमारा चल रहा है वो है टारगेट आईआईटी सीरीज। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं चैप्टर पर हम लोग जेई एडवांस में पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उनको करेंगे। पिछले 15 सालों में सरल रेखा चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखो, फिर से मैं ये बोलने वाला हूँ कि इन क्वेश्चंस को, इन सेशंस को प्लेन वीडियो की तरह मत देखना। हर चीज को एक इस तरह से लेना कि जैसे ही क्वेश्चन सामने आया वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को समझना है, उसके आसपास क्या कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ना है, फिर इसको खत्म करना है। अभी तक मैं बोल रहा था कि जितना ड्यूरेशन का सेशन है उससे 2 गुना टाइम लगना चाहिए। अभी भी मैं यही बोलूँगा कि 2 गुना से भी ज़्यादा टाइम अब लगना चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि सवाल सीखने के साथ साथ आपको अब थ्योरी भी करनी है। जैसे कि 1 घंटे का सेशन अगर मैं लेता हूँ तो ये कंप्लीट करने में आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो। पर डे आपको 2 सब्जेक्ट के लेक्चर ये मिलने वाले हैं, तो ढाई ढाई घंटे तो इन्हीं पर लग जाने चाहिए। बाकी टाइम आपको करना है सेल्फ स्टडी, थ्योरी रिवाइज करनी है, क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसको करने हैं, और एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसको करने हैं। पूरा टाइम हम लोगों को केवल और केवल केवल इसी वीडियो पर देखने पर भी नहीं निकाल देना है। देखो, ऐसा नहीं है। टाइम अब हमारे पास लगभग देखा जाए तो 1 महीना से थोड़ा ही ऊपर दिन बचे, 40 दिन के आसपास बचे। 18 मई को है ना? तो उसमें हमको थ्योरी भी पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो अच्छे से बैलेंस बनाओ। ये चैप्टर अगर हमने अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की थ्योरी हमारी ठीक ठाक है, तो फिर उसको एडवांस लेवल पे ले जाने की हमको कोशिश करनी है। नई चीज़ों पर अपना टाइम अभी हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को, देखते हैं क्या क्या सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं। 2024 से हम लोग कहानी शुरू करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला सवाल, करो वीडियो को पॉज, पढ़ो क्वेश्चन को क्या यहाँ पे दिया गया है। करो वीडियो को पॉज और पढ़ो क्वेश्चन को क्या यहाँ पे दिया गया है। पढ़ो, करो वीडियो को पॉज, पढ़ो क्वेश्चन को क्या यहाँ पे दिया गया है। माना आर स्क्वायर आर क्रॉस आर को दर्शाता है। माना कि एस एक समुच्चय है जिसके अवयव जो हैं वो त्रिक हैं, ट्रिपलेट हैं। उसके अंदर 3 अवयव हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, सभी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर, मतलब एक्स भी वास्तविक संख्या, वाई भी वास्तविक संख्या। ध्यान से सुनना, इन चीजों का अर्थ समझना आप चालू करो। आर क्रॉस आर मतलब कि 2 अवयव हैं, पहला अवयव भी वास्तविक है, दूसरा अवयव भी वास्तविक है, एक्स भी वास्तविक है, वाई भी वास्तविक है। इसी चीज को हम लोग आर स्क्वायर से भी लिख देते हैं। यही वेक्टर 3D में आर क्यूब के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है? यदि ये सदैव धनात्मक है, यदि ये राशि सदैव धनात्मक है, इफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, लगाया दिमाग खुद का? कर दिया ना? ईमानदारी से वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। ठीक है, देखो क्या बात यहाँ पे कही गई है, इसको ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा तुमने एक्सप्रेशन कहाँ देखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो तुम बोलोगे सर ये जो चीज है ना, ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म में देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। मतलब इधर लिखा हुआ व्यंजक किसको प्रदर्शित करता है? सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से सुनो, इस सरल रेखा युग्म कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ध्यान से सुनना। अगर ये दो वास्तविक रेखाएं होती, अगर ये दो वास्तविक रेखाएं होती तो फिर इसके गुणनखंड संभव होते, होते कि नहीं होते? अगर कोई भी दो रेखाएं होती, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, ये कौन सा सरल रेखा युग्म है? मूल बिंदु से गुजरने वाला, मूल बिंदु से गुजरने वाला।
मूल बिंदु से गुजरने वाला सरल रेखा युग्म। अगर हम इसको मान ले y गुणा m1x y गुणा m2x इज इक्वल टू 0, फिर तो क्या हो गया, गुणनखंड हो गए। अगर गुणनखंड हो गए मतलब ये चीज 0 के बराबर होगी। अरे भैया इसके गुणनखंड कब होंगे, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सरल रेखा युग्म अगर दो वास्तविक रेखाओं को प्रदर्शित करती है फिर तो इसके गुणनखंड होंगे, और दोनों गुणनखंड एक एक करके हम 0 के बराबर करेंगे और वहीं से तो हमारी रेखाएं मिलती है। पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे ये रेखा मिलेगी, दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे ये रेखा मिलेगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, है ना। लेकिन यहां पर यह व्यंजक कभी भी शून्य होता ही नहीं है, मतलब इसके गुणनखंड नहीं होंगे। मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी, काल्पनिक रेखाएं होंगी। क्या ये बात क्लियर है? काल्पनिक रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, काल्पनिक रेखाएं होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, ऐसी चीजें हमने एक जगह और भी देखी है, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण हमने देखा था कि अगर कोई व्यंजक सदैव धनात्मक है, अगर कोई व्यंजक सदैव धनात्मक है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये ध्यान रखना, ये एक्स और वाई के सभी वास्तविक मानों के लिए धनात्मक है। एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए अगर ये धनात्मक होता है तो हम क्या लिखते हैं कि ये गुणांक ग्रेटर देन 0 होगा और इसका डी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। बोलो हाँ या ना, तुम बोलोगे हाँ, है ना। अगर मैं बी में लिखूं, वाई में लिख दूं इसको, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए लिख दूं, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, बस एक एक समझाने की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक सी था तो ये एक द्विघात बनाई है मैंने, और ये द्विघात सभी वाई के लिए सत्य है। अगर ये सभी वाई के लिए सत्य है तो सी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और डी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। सी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और डी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। अब इन दोनों चीजों को मिक्स करके देखते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर, है ना, ये एक x में भी द्विघात है, एक y में भी द्विघात है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी धनात्मक होना चाहिए, वाई स्क्वायर का गुणांक भी धनात्मक होना चाहिए, इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ये बात समझ में नहीं आती है ना तो एक काम करते हैं, पहले वाई स्क्वायर से भाग देता हूं मैं। वाई स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सदैव धनात्मक है। अब अगर ये सदैव धनात्मक है तो इस हिसाब से ए धनात्मक होना चाहिए और इसका डी ऋणात्मक होना चाहिए। बोलो हाँ, इसका डी क्या होगा, 4b² माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, यानी कि b² शुड बी लेस देन ac। बोलो हाँ है ना, एक द्विघात सदैव और धनात्मक है तो उसमें लीडिंग कोफिशिएंट मुख्य गुणांक धनात्मक होना चाहिए, डी ऋणात्मक होना चाहिए। दूसरी चीज पर आते हैं, अगर x से भाग दे दे, x से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 2by/x और cy/x का होल स्क्वायर। ये भी क्या है, ये भी एक द्विघात है जो सदैव धनात्मक है। इसके हिसाब से c धनात्मक होना चाहिए, उसका d भी कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। d दोनों का समान ही आएगा। तो फाइनली हमको क्या क्या परिणाम मिले कि a धनात्मक, c धनात्मक और b² जो है वो ac से छोटा होना चाहिए। इतनी बात लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। a धनात्मक, धनात्मक और b² लेस देन ac होना चाहिए। इन दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़े तो इस सवाल में देखोगे तो क्या क्या मिलेगा, इस सवाल में देखोगे तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो, क्या ये इस त्रिक का हिस्सा हो सकता है। इसमें a की जगह क्या है, 2 है, b की जगह क्या है, 7/2 है, और c की जगह क्या है, 6 है। b² शुड बी लेस देन ac, यानी कि 49/4, a हो गया अपना 2 और c हो गया 6। क्या 49/4 12 से छोटा है, क्या 49 48 से छोटा है, नहीं है। अर्थात यह त्रिक इस समुच्चय का हिस्सा नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, यदि ऐसा है तो इसमें क्या होगा, b² लेस देन ac, ac कितना हो जाएगा, 1/4,
यानी कि 4b² शुड बी लेस देन 1। अगर 4b² 1 से छोटा है तो अपना 2b कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मापांक ऑफ 2b शुड बी लेस देन 1, यानी कि दूसरा वाला सत्य है, दूसरा वाला सत्य है। तीसरा, किसी दिए गए ए बी सी बिलोंग्स टू समुच्चय एस के लिए रैखिक समीकरणों के निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अब देखो, ए कैसा है, धनात्मक, बी ए कैसा है, धनात्मक, सी कैसा है, धनात्मक। अब अगर इन दो रेखाओं को देखो, कौन कौन सी रेखाएं, एक रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी रेखा क्या है, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू -1। तो दो रेखाएं कैसी कैसी हो सकती है, या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है, या समानांतर हो सकती है, या संपाती हो सकती है। समानांतर और संपाती के लिए ढाल एक समान होना जरूरी है। पहली रेखा का ढाल क्या आ रहा है, -a/b, दूसरी रेखा का ढाल क्या आ रहा है, -b/c, है ना। क्या ये ढाल बराबर है, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो फिर तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b²। लेकिन हम लोगों को तो क्या दिया हुआ है कि b² शुड बी लेस देन AC, b² AC होना संभव नहीं है। मतलब इन दो रेखाओं का ढाल समान नहीं हो सकता। ढाल समान नहीं हो सकता मतलब प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी होंगी तो एक अद्वितीय हल होगा। लास्ट पे आ जाते हैं, अद्वितीय हल। इसके लिए भी वही बातें कर लो, इसके लिए भी वही बातें कर लो। बताओ, पहले का ढाल दूसरे का ढाल देख लो, पहले का ढाल कितना आ रहा है, -a+1/b -b/c+1। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा अपना AC प्लस A+C इज इक्वल टू b²। ठीक है, अब देखो, हमको चाहिए था कि b² होना क्या चाहिए कि b² AC से छोटा होना चाहिए। अगर b² AC से छोटा है, इसमें कोई दो धनात्मक राशि जोड़ दे, ए भी धनात्मक सी भी धनात्मक, तो उससे भी ये छोटा रहेगा। मतलब b² तो इससे छोटा है, अब ये बोल रहे हैं कि b² इसके बराबर है, तो फिर से ये भी संभव नहीं है ना। मतलब ये दोनों रेखाओं का ढाल समान होना भी संभव नहीं है। अब ढाल समान नहीं होगा तो मतलब ये भी प्रतिच्छेदी होंगी, और अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल मिलेगा। क्या ये सवाल समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया ये सवाल करके। 2024 लास्ट ईयर का ये सवाल था, बड़ा तगड़ा सवाल था। आई होप आप लोगों को इसका हल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। फिर से सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को कर दो पॉज, वीडियो को कर दो पॉज और करो खुद से सॉल्व, वीडियो को कर दो पॉज और करो खुद से सॉल्व, है ना। भैया ईमानदारी से करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दिन में जेई एडवांस के तुम चाहे 5 सवाल ही करो, लेकिन उनको ईमानदारी से करो, शुरू से लेकर अंत तक करो। ठीक है, 5 सवाल मतलब समझ रहे हो तुम, तुम्हें समझाता हूं मैं 5 सवाल का मतलब। 18 सवाल आते हैं पेपर में, 5 सवाल अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो कितना परसेंट हो गया ये, 5 सवाल 18% का कितना हो गया, नहीं 5 सवाल 18 सवालों का कितना परसेंट हो गया, बोलो। लगभग लगभग जो है वो 30% के आसपास जा रही चीजें, है ना। और 30% कट ऑफ होती है। मतलब 1 घंटे में अगर हम लोग 5 सवाल कर लेते हैं तो हम लोग कट ऑफ तो पार कर ले रहे हैं। अब यही तुमको ध्यान देना है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही बस 5-5 ही सवाल कर पाएंगे, है ना। किसी में तो एक आध दो ज़्यादा निकाल दोगे, वही चीज़ें सारा मैटर कर जाएगी। 40% पे तो बहुत बढ़िया रैंक आने लग जाती है ना। तो इसी चीज़ को हल्के में मत लो, इस चीज़ को हल्के में मत लो, अच्छे से करो। 5 सवाल 1 घंटे 5 सवाल, दैट्स इट, ईमानदारी से। L1 और L2 द्वारा परिभाषित रेखाओं पर विचार कीजिए। किसी नियत अचर लैम्डा के लिए मान लीजिए C एक बिंदु P का ऐसा बिंदु पथ है कि P की रेखा L1 से दूरी और P की रेखा L2 से दूरी का गुणनफल λ² है।
ठीक है, यहाँ तक की बात समझ गए। ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है ना। P एक ऐसा बिंदु है, ये एक रेखा L1 है, मान लेते हैं ये एक रेखा L2 है। P एक ऐसा बिंदु है, ध्यान से सुनते रहना, ये रेखा L1 समझना, विजुलाइज करना, ये रेखा L2। जेईई एडवांस का सवाल समझ में आना ही अपने आप में एक अच्छा काम होता है। ये दो रेखाएं हैं, है ना। किसी नियत अचल लैम्डा के लिए मान लीजिए C एक बिंदु P का ऐसा बिंदु पथ है कि P से L1 की दूरी और P से L2 की दूरी का गुणनफल लैम्डा स्क्वायर। मान लो इससे दूरी D1 है, इससे दूरी D2 है, तो D1 गुणा D2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर है। ये बात हमको दे दी गई है, इसी से हम लोग बिंदु पथ पता करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए अपनी। गुणनफल ये है। अब आगे की कहानी, बड़ा अच्छा सवाल है। रेखा y इज इक्वल टू 2x+1 सी को दो बिंदु आर और एस पर काटती। किसको? सी को। सी क्या है? बिंदु पथ है, मतलब ये पी बिंदु जिस भी पथ पर ट्रेवल करेगा, मान लो ये बी पी का बिंदु पथ है ना, ये पी का बिंदु पथ मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा मान लेते हैं कि पी का बिंदु पथ ये है। ऐसे समझाने के लिए, सिंपल तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि ये सी, ये जो बिंदु पथ मैंने यहाँ बनाया ना, ये यही वाला है। इसको हटाता हूं मैं और इसको बना देता हूं यहाँ पे। ये पी का बिंदु पथ है अपना, ये इस सी को उठा के इधर ले आया। फिर क्या कहा कि ये जो रेखा है ना y इज इक्वल टू 2x+1, ये इसको दो बिंदुओं पर काटती है, r और s पर। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। जहां r और s के बीच की दूरी, अब ये जो दूरी है r और s के बीच की दूरी, ये √270 है। ठीक है भैया, यहां तक भी बात मान लेते हैं। मान लीजिए आर एस का लंब समद्विभाजक सी को दो बिंदुओं पर काटता है। इसका लंब समद्विभाजक मतलब इसके लंबवत और इसको दो हिस्सों में बांटने वाली एक रेखा जो होगी वो इस कर्व को, मान लीजिए ये जो अपना सी है, ये सी ऐसा कुछ था, ऐसा। तो इस कर्व को दो बिंदुओं पर जाके काटता है, और वो दो बिंदु क्या क्या है अपने पास? आर डैश और एस डैश। मान लीजिए आर डैश और एस डैश की दूरी के वर्ग का मान डी है। आर डैश और एस डैश के बीच की दूरी के वर्ग का मान डी है। तो दो चीजें बतानी है, एक तो लैम्डा स्क्वायर का मान बताना है, और आगे डी का भी मान बताना रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 2 जो रहेगा। ठीक है, ये चीजें सवाल में दी गई थी। आई होप सवाल अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कैसे शुरुआत करें? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस सी की समीकरण पता करने से, कि ये सी आखिर में है क्या, इसकी समीकरण क्या है। तो ये कैसे पता चलेगी? देखो ना, स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ। D1 गुणा D2 कितना आना चाहिए? लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए। D1 गुणा D2 कितना आना चाहिए? लैम्डा स्क्वायर। D1 क्या है? ये जो बिंदु P है, इसको x, y मान लेते हैं। बिंदु पथ के लिए हम लोग क्या मानते हैं? h, k मानते हैं, तो h, k मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। h, k मानते हैं, तो h, k से इसकी दूरी और इसकी दूरी, h, k से इसकी दूरी क्या होगी? h√2 प्लस k-1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 मापांक गुणा, यहाँ क्या आएगा? h√2 माइनस k+1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। ये गुणा अपना कितना दिया हुआ है? लैम्डा स्क्वायर। ये लैम्डा स्क्वायर का मान। अब बिंदु पथ पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? h और k को फिर से x और y से परिवर्तित कर देते, तो वो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई। या √3 तीन इधर भेज देते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा अपना? h√2 प्लस k-1, और यहाँ क्या हो जाएगा? h√2 माइनस k-1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये मापांक के अंदर क्या आ गया? मापांक के अंदर की चीज़ों को गुणा कर दे तो a का वर्ग, a का वर्ग हो जाएगा 2h स्क्वायर, और माइनस b का वर्ग, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ठीक है, और अंत में क्या करो? अंत में इसको x और y से रिप्लेस कर दो, तो समीकरण क्या मिल जाएगी अपन को? 2x स्क्वायर माइनस y-1 का स्क्वायर, और मापांक हटा के इधर लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। ये आ गया c। ये क्या आ गया? c।
ये जो बिंदु पथ था उसकी समीकरण यहाँ पे हम लोगों को मिल गई। ये जो बिंदु पथ था उसकी समीकरण यहाँ पे हम लोगों को मिल गई। अब क्या करें, अब क्या करें, तो देखो इसको उठाते हैं, इस समीकरण को, 2x² माइनस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +-3λ²। और सवाल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ पर एक रेखा है y इज इक्वल टू 2x+1, जो इसको दो बिंदुओं पर काटती है r और s पर, है ना। अब हमको इस आर एस की दूरी का मान दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो आर बिंदु है ये x1, y1 है, और ये एस बिंदु है जो ये x2, y2 है। बोलो हाँ या ना, मान सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, है ना। और ये आर एस दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, √ x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, है ना। अच्छा, एक और चीज, ये आर और एस इस रेखा पर भी है, तो आर और एस अगर इस रेखा पे हैं तो इसको संतुष्ट करेंगे, यानी कि y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x1 प्लस 1, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x2 प्लस 1। ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x1 माइनस x2 का वर्ग। यहां घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, तो आर एस कितना आ जाएगा अपना बताओ, √ के अंदर 4 और 1 5 गुणा x1 माइनस x2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा अपना √5 मापांक x1 माइनस x2। आर एस कितना हो जाएगा, √5 गुणा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, बोलो एक बार, फटाफट 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 फटाफट। ठीक है क्या, अब देखो ये x1 और x2 लाएं कहां से, तो अगर इस कर्व को, इस रेखा को इस c के साथ हल करें तो उसके यही दो मान आएंगे ना, और क्या आएगा, यही तो आएंगे। तो क्यों ना इन दोनों को आपस में हल कर लिया जाए। तो इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो y की जगह लिख दो 2x² माइनस y की जगह लिख दो 2x+1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +-3λ²। तो 2x² माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, x 2x² माइनस y माइनस 1² 2x² माइनस y माइनस x²। ठीक है, सही है। तो ये हो गया अपना 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू +-3λ², 2x², ये हो गया -4x² इज इक्वल टू +-3λ²। तो ये हो गया -2x² इज इक्वल टू +-3λ(x²). अब प्लस वाला तो ले नहीं सकते, दोनों तरफ वर्ग है, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा अपना ये, यानी कि x² इज इक्वल टू 3λ²/2, यानी x1 और x2 का मान क्या होगा, एक हो जाएगा अपना लैम्डा टाइम्स √3/2 प्लस के साथ, और दूसरा हो जाएगा माइनस के साथ लैम्डा टाइम्स 3/2। तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 गुणा हो जाएगा, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए, आर एस का मान कितना था, आर एस का मान था √270। क्या था आर एस का मान, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, है ना। आर एस का मान था √270, और आर एस का मान कितना भी था, √5 गुणा x1 माइनस x2 का मापांक। ठीक है, तो यहाँ से √270 इज इक्वल टू √5, और इसका मान कितना निकाल के लाए अपन, ये, अब क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो 270 5 4λ² गुणा 3/2। ठीक है, तो अब काट दो इसको 5 के पाड़े से, 5×5 = 5×4 = 20, और ये हो जाएगा 6λ², λ² इज इक्वल टू हो गया 9, λ² का मान हो जाएगा 9। बोलो क्या ये सवाल समझ में आया, क्या एडवांस का सवाल अब हम लोग समझ पा रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका किसी भी प्रकार की, बोलो।
अगर कहीं दिक्कत आई फिर से वीडियो पे पीछे जाओ, सुनो एक एक शब्द को कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, L1 और L2, ये तो बाकी सारी बातें वही है, आगे की जो चीज़ें हैं वो क्या है अपनी। हाँ, ये जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं कि मान लीजिए आर एस का लंब समद्विभाजक सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं आर डैश और एस डैश पे मिलता है। मान लीजिए आर डैश और एस डैश के बीच की दूरियों का वर्ग डी है, तो डी का मान कितना है। तो देखो समझना क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले जो सी आया था अपना उसको मैं बना लेता हूँ, है ना। ये अपना आर और एस था, ठीक है। इसके निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए थे, इसके निर्देशांक x2 y2 मान लिए थे। इस रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x+1, ये रहा y इज इक्वल टू 2x+1, ठीक है। और अब क्या कहा गया, आर एस का लंब समद्विभाजक, यानी कि इसको ऐसे दो इक्वल भाग में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वही लंब समद्विभाजक होती है ना। अब लंब समद्विभाजक की समीकरण कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा हम लोगों को, एक तो इसका ढाल पता करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 2x+1, जो आर एस रेखा है इसका ढाल कितना है 2 है। m डैश या इसका r डैश s डैश, इसका ढाल कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपन। आर डैश एस डैश रेखा की समीकरण हम लोग पता करना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए, ये मध्य बिंदु और मिल जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। मध्य बिंदु क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। अब देखो ये x1 x2 और y1 y2 किस पे, ये यहाँ पे हमने x1 + x2 का मान पता कर लिया था क्या। x1 + x2 कितना था, x1 + x2, x1 + x2 ये रहा। ये इस द्विघात के मूल थे, किस द्विघात के मूल थे, 2x² = 2x² = 3 लैम्डा स्क्वायर, किसके मूल थे, 2x² = 3 लैम्डा स्क्वायर। अब 2x² = 3 लैम्डा स्क्वायर है, या ये x1 और x2 थे अपने, तो देखो x1 + x2 कितना आ गया, x1 + x2 हो गया 0, है ना। और ये दोनों इस रेखा पर भी हैं, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x1 + 1, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x2 + 1, y1 + y2 हो जाएगा 2 टाइम्स x1 + x2 + 2, x1 + x2 0 है, तो y1 + y2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर इसको मध्य बिंदु बोल दे अपन M, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0 और 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो r डैश एस डैश की क्या समीकरण हो जाएगी, r डैश एस डैश की समीकरण हो जाएगी y - 1 -1/2 x - 0, इसको इधर गुणा कर दो, 2y - 2 इज इक्वल टू -x, यानी कि x + 2y इज इक्वल टू 2, ये अपनी r डैश एस डैश की समीकरण हो गई, ठीक है। किसके समीकरण हो गई, r डैश एस डैश की। अब हमको क्या चाहिए, r डैश और s डैश के बीच की दूरी चाहिए। तो मान लेते हैं r डैश के निर्देशांक जो है वो a1 b1 है r डैश के, और s डैश के a2 b2 है, a1 b1 और a2 b2 है, ठीक है। तो ये इस पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, a1 + 2b1 इज इक्वल टू 2, ये भी होगा, है ना। अब यहां से ध्यान से देखो, तो पहले तो हम लोगों को C की समीकरण चाहिए। C की क्या समीकरण है बताओ, C की समीकरण वो लिखी हुई है, ये रही C, इसको लेकर आते हैं, 2x² - y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, 2x² - y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ±3 लैम्डा स्क्वायर, यही है ना। 2x² - y - 1 स्क्वायर, 2x² - y - 1। अब ये r डैश और s डैश क्या है, ये इस रेखा और इस वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु है ना। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर इसको पूरा
पहले तो ये देख लो बिंदु अगर आपने सही है ना, 0,1 मध्य बिंदु रहेगा, इस रेखा का ढाल 2 था तो इसका -1/2 रहेगा, y -1, 2 से इधर गुणा किया, 2y - 2 इज इक्वल टू -x/2। तो एक तरह से ध्यान से देखो तो y - 1 इज इक्वल टू कितना है, ये जो था यही है -x/2 इज इक्वल टू +-3 लैम्डा स्क्वायर, 2x स्क्वायर -x² 4, तो ये हो जाएगा अपना 7x² 4 इज इक्वल टू +-3 लैम्डा स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या कर रहे हैं, यह जो C वक्र है, यह जो C वक्र है और ये जो R' रेखा है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसका मान उठाकर वहाँ पे रख दिया। किसका मान उठाकर रख दिया? x का मान उठाकर रख दिया। तो यहाँ से x का क्या मान आ जाएगा, अपना जो भी मान आएगा आ जाएगा। ठीक है, फिर से प्लस वाला ही लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7x² 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 तिया 12 लैम्डा स्क्वायर बटे 7। तो x1 और x2 यानी कि इसके जो मूल हैं, जो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु है, उनको मैंने क्या माना था, a1 और a2 माना था। तो इसके मूल क्या होंगे, a1 और a2 होंगे। तो a1 हो जाएगा अपना +√12/7 लैम्डा, a2 हो जाएगा -√12/7 लैम्डा। अच्छा, लैम्डा का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, लैम्डा स्क्वायर का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। और ये a1 b1 है भी किस पर, इस पर है। तो यहाँ इन दोनों में से इन दोनों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। तो a1 - a2 + 2 टाइम्स b1 - b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a1 - a2 + 2 टाइम्स b1 - b2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूरी अगर पता करें, R' दूरी तो क्या होगी, a1 - a2 का स्क्वायर प्लस b1 - b2 का स्क्वायर। a1 - a2 का स्क्वायर तो ऐसा ही रहने दो, और प्लस b1 - b2 की जगह क्या लिख दो, -a1 - a2 बटे 2, -a1 - a2 बटे 2 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, √a1 - a2 का वर्ग प्लस a1 - a2 का वर्ग डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5/4 a1 - a2 का वर्ग का अंडर रूट। तो ये हो गया √5/4 a1 - a2। और a1 - a2 कितना होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 गुणा √12/7 लैम्डा। ये हो गया R' दूरी, इसको बोला गया d। ठीक है, और हमको क्या बताना है, दूरी के वर्ग का मान d है, दूरी के वर्ग का मान d है। तो d हो जाएगा R' का स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12/7 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, 12 पंजे 60/7, और गुणा में कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर का मान कितना था, 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 540/7 कितना आ जाएगा, 540/7। ठीक है, अब इसको काट देना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, लगभग 7 × 7 = 49, बचे 7, 7 × 7 = 49, बचा 1, 7 × 7 3, 7 × 28, 77.14। तो आंसर विल बी 77.14।
बड़ा अच्छा सवाल था। आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत रह गई है तो भैया एक बार वीडियो को पॉज करना और खुद से फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना। बड़ा ही शानदार सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा गया है कि माना कि ए लैम्डा म्यू सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इन रैखिक समीकरणों के निकाय पर विचार कीजिए। किस पर? ए एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू लैम्डा और 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू म्यू। दो सरल रेखाएं हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यदि a इज इक्वल टू -3, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, एक एक करके एक एक ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यदि a इज इक्वल टू -3 लिख दो तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। तो ये तो कैसी हो गई? समांतर रेखाएं हो गई। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। कैसी रेखाएं ये दो तरह की रेखा हो सकती है, या तो ये समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, या फिर ये कैसी रेखाएं भी हो सकती है, ये संपाती रेखाएं भी हो सकती है ना। समानांतर कब होंगी? समांतर कब होंगी? जब a इज इक्वल टू, पहली बात तो -3 है, तब की बातें कर रहे हैं अपन, है ना। a इज इक्वल टू -3 है। समांतर कब होगी? जब माइनस लैम्डा म्यू के बराबर ना हो, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू 3 ना हो तो समांतर होंगी। और समांतर मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और संपाती कब होंगी? माइनस लैम्डा म्यू के बराबर हो, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर ना हो, 0 आएगा, ये 0 के बराबर हो। और संपाती हो गई तो कैसे हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -3 है, तब लैम्डा और म्यू के सभी मानों के लिए अनंत हल है? नहीं, ये तो गलत बात हो गई। क्या लैम्डा और म्यू के सभी मानों के लिए अनंत हल होंगे? नहीं। जब लैम्डा प्लस म्यू 0 होगा तो अनंत हल होंगे। a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 वाले ये दो और हैं। a इज इक्वल टू -3 के लिए निकाय के अनंत हल है। a इज इक्वल टू -3 के लिए निकाय के अनंत हल कब होंगे? जब लैम्डा प्लस म्यू 0 होगा। तो ये बात सही है। a इज इक्वल टू -3 के लिए कोई हल नहीं कब होगा? जब लैम्डा प्लस म्यू 0 ना हो। तो ये बात भी सही है। और अगर a -3 नहीं हुआ तो फिर ना तो ये समांतर रेखाएं भी नहीं होंगी और संपाती रेखाएं भी नहीं होंगी। तो फिर तीसरी चीज क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई तो फिर तो कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। समझ गए क्या बात को? बोलो, क्या यह बात समझ में आ गई है? ठीक है, बढ़ाएं आगे कहानी। सिंपल सवाल था तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2016 का एक सिंपल सवाल था। अगला देखते हैं, 2014। बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। देखो हम लगभग पिछले 15 साल से 17 साल, 2010 से मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे सवाल कर ले। 2009 से कर ले तो 15 साल, 2010 से ही 15 हो जाएंगे एक्चुअली। तो हाँ, 15-16 साल के सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि पिछले 15 सालों में सरल रेखा से क्या क्या सवाल आए हैं, एटलीस्ट उतनी चीज़ें हम लोग कर लें, ठीक है। समतल में स्थित किसी बिंदु P से रेखाओं दिस तथा दिस की दूरी, समतल में स्थित किसी बिंदु P की रेखाओं, इस रेखा और इस रेखा से दूरी क्रमशः D1P तथा D2P है। पहले वाले की जो दूरी है उसको D1 बोल दिया, दूसरे वाले की दूरी को D2 बोल दिया। यदि क्षेत्र R उन सभी बिंदुओं P से बना है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, यदि क्षेत्र R उन सभी बिंदुओं P से बना है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तथा इसको संतुष्ट करते हैं। किसको संतुष्ट करते हैं? मतलब हमको ऐसे बिंदु ढूंढ के लाने हैं जिसकी पहली रेखा से दूरी और दूसरी रेखा से दूरी का योग 2 से 4 के बीच में है, ठीक है। तब क्षेत्र R का क्षेत्रफल है, और वो जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल बताना है। मतलब ऐसा क्षेत्र बताओ
जिसमें स्थित बिंदु इस प्रतिबंध का पालन करते हो। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रेखा क्या हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स, और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये रेखा क्या हो गई, ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू एक्स हो गई, और ये इधर बना देते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब पहली रेखा से जो दूरी है, ये इस रेखा से दूरी, इस रेखा से किसी बिंदु की दूरी, मान लेते हैं कोई बिंदु अपना h कॉमा के है, लेट्स से p जो है वो h कॉमा के है, क्या है, h कॉमा के है, यही मानते हैं हम लोग। अगर बिंदु पद पता करना हो, जिस बिंदु का बिंदु पद पता करना हो उसको हम लोग h कॉमा के मान लेते हैं। तो h कॉमा के की ये जो p बिंदु है, इसकी दूरी इस रेखा से क्या होगी, h माइनस के बाई रूट टू, और इससे दूरी क्या होगी, h प्लस के बटा रूट टू। हमको क्या चाहिए, इन दोनों का योग 2 से 4 के बीच में रहे, h माइनस के बटे रूट टू, h प्लस के बटे रूट टू 4। ठीक है, बोलो क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? हाँ, अब यहाँ पे तो मापांक है, अब जब तक ये मापांक हटेगा नहीं, जब तक ये मापांक हटेगा नहीं तब तक बाकी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, जब तक ये मापांक हटेगा नहीं तब तक बाकी की चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। तो क्या करें, मापांक को हटाते हैं। अब मापांक को हटाएं तो हटाएं कैसे, तो मापांक को हटाने के लिए हमको बनाने पड़ेंगे केस। अगर h k से बड़ा है, अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो x निर्देशांक y निर्देशांक से बड़ा है, ठीक है, x निर्देशांक। अब प्रथम चतुर्थांश की बातें करनी है बस अपन को, किसकी बातें करनी है, केवल प्रथम चतुर्थांश की। किसकी बातें करनी है, केवल प्रथम चतुर्थांश की। h कैसे बड़ा है, x y से बड़ा है। x y से बड़ा कब होता है, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश की मैं बातें करता हूँ, बाकी सब तो भूल जाओ तुम, है ना। इस रेखा को भी, इस रेखा को बना के रखते हैं, अभी बना के रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बिंदु अगर हम लोग लें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इधर ज़्यादा है तो ये 3,2 हुआ, है ना, इस पर 3,3 होगा, और इस पर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझाने के लिए समझा रहे हैं तुमको, है ना। जैसे कि इधर जितना इस एरिया में आओगे x निर्देशांक बढ़ेगा, y छोटा होगा, उस एरिया में y निर्देशांक बड़ा होगा, इस एरिया में y निर्देशांक बड़ा होगा। जैसे हो सकता है ये 2,4 हो, फिर ये 3,3 हो, और इधर आ जाए तो ये 4,2 हो जाए। तो तुम समझ गए होंगे कि x निर्देशांक कहाँ बड़ा है, x निर्देशांक इधर बड़ा है, किधर बड़ा है, इधर बड़ा है। मतलब इस क्षेत्र में जो बिंदु है वो हमको पहली बात तो कंसीडर करने हैं जब x ग्रेटर देन y की बात कर रहे हैं। किस क्षेत्र के, प्रथम चतुर्थांश में देखें तो केवल इस क्षेत्र के बिंदुओं की बातें करनी है हमको। इस क्षेत्र में x ग्रेटर देन y है, और बचे हुए क्षेत्र में क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर h ग्रेटर देन k है तो ये मापांक किससे खुलेगा, अपना मापांक धनात्मक से खुलेगा, प्लस h प्लस के बटा रूट टू 4, तो ये हो जाएगा 2h बटा रूट टू h, तो ये हो जाएगा h रूट टू से 2 रूट टू के बीच में। यानी कि x कहाँ से कहाँ तक रखना है। इस बिंदु पथ को अगर हम लोग दो केस में तोड़ें तो पहले केस का बिंदु पथ आ रहा है कि x निर्देशांक रूट टू से 2 रूट टू के मध्य रखो। कब तक, जब तक x y से बड़ा या बराबर, बराबर भी ले लेते हैं, उसमें भी मोड धनात्मक से खुलता है। यानी कि इस क्षेत्र में, इस कौन से क्षेत्र में, इस क्षेत्र में x इज इक्वल टू रूट टू से लेकर कहाँ तक जाना है हम लोगों को, 2 रूट टू तक जाना है। बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाई थी तुमको बस, है ना।
इधर ले लेते हैं हम लोग x √2 से लेकर 2√2 तक जाना है। ठीक है, केस 2 देखते हैं। जब h k से छोटा है, यानी कि x y से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहां पर ऋणात्मक से खुलेगा, h प्लस के बटे √2, 4 h से h कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना इस बार 2k बाई √2, यानी कि √2k। तो k आ गया इस बार √2 से 2√2, यानी कि y कहाँ से कहाँ तक होगा, y होगा √2 से 2√2। कब तक, जब तक कि x y से छोटा है। x y से छोटा कहाँ है, इस क्षेत्र में, प्रथम चतुर्थांश के इस क्षेत्र में अगर y √2 रखोगे तो यहाँ मिलेगा, और y 2√2 रखोगे तो यहाँ मिलेगा। तो पहले में तो क्या चाहिए था कि x इससे इसके बीच में रहे, मतलब ये वाला क्षेत्र आ गया। दूसरे में क्या चाहिए, y √2 से 2√2 के बीच में रहे, तो ये वाला क्षेत्र आ गया। अब इस गुलाबी क्षेत्र का हम लोगों को क्षेत्रफल बताना है, बस इतना सा सवाल था, इस गुलाबी क्षेत्र का हम लोगों को क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि ये D1P और D2P जो है, नहीं ये सारी चीज़ तो निकाल ली, ये रीजन अपना R हो गया। इस R का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो ये एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, तो इस बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को घटा दो, तो बड़ा वर्ग क्या होगा 2√2 का वर्ग माइनस छोटा वर्ग क्या होगा √2 का वर्ग। तो 2√2 का वर्ग हो गया 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा 6। बोलो क्लियर है क्या ये बात, बोलो क्या यह बात क्लियर है, फटाफट बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट 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 बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट 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 बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यह बात क्लियर है, क्या यह बात क्लियर है। ओके, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल और देखते हैं। 2014 में एक सवाल और भी आया था। क्या सवाल है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0, यानी कि सब धनात्मक है, ये सबसे बड़ा है, b उससे छोटा है, c उससे छोटा है, के लिए 1,1 तथा रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, इन दो रेखाओं का जो भी प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और 1,1 इसके मध्य की दूरी कितनी है, 2√2 से कम है। ax इसको गुणा कर दो b से, इसको गुणा कर दो a से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहा हूँ, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको घटा दो, c कॉमन ले लो, b माइनस ए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू माइनस सी टाइम्स बी माइनस ए, और बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी माइनस ए बटा बी प्लस ए। तो y का मान कितना आ गया, ये कट गया, माइनस सी बटा ए प्लस बी। फिर ऐसा करो, ऊपर वाले को इस बार इसको a से गुणा कर दो, इसको b से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, और इससे गुणा कर दो तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको घटा दो, तो इस बार क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉमन ले लें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, ये भी यही आ गया, दोनों यही आ गया, है ना।
तो अब क्या करें, ये जो बिंदु है ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, इस पी को इसको नाम दे देते हैं पी और प्रतिच्छेदी बिंदु को नाम दे देते हैं क्यू। तो क्यू क्या आ जाएगा अपना, माइनस सी बटा ए प्लस बी माइनस सी बटा ए प्लस बी। और हमको कहा गया है कि पी क्यू जो है वो 2√2 से छोटा है ना। तो इसकी इससे दूरी निकालनी अपन को, तो निकाल देते हैं। क्या होगी दूरी, 1 माइनस माइनस है ना, पी क्यू जो दूरी होगी √ सी ए प्लस बी इसका वर्ग प्लस 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का वर्ग। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, यानी कि 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बटे a प्लस बी का वर्ग, है ना। और हमको क्या कहा गया, ये दूरी किससे छोटी है, 2√2 से छोटी है। किससे छोटी कहा गया है, 2√2 से छोटी कहा गया है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिया, √ हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना √2 a प्लस बी प्लस सी, सब धनात्मक है, 2√2 है ना, √2 से √2 को काट दो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी शुड बी लेस देन 2a और 2b। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, यानी कि a प्लस बी माइनस सी धनात्मक होना चाहिए, a प्लस बी माइनस सी धनात्मक होना चाहिए। तो a प्लस बी माइनस सी धनात्मक होना चाहिए, पहला तो ये हो गया। लेकिन इस सवाल में एक और चीज़ आ गई थी जिसकी वजह से इस सवाल में c को भी सही माना गया था। तो a भी सही था, c भी सही था, इसका अर्थ a और c दोनों सही थे। अब c कैसे सही होगा, देखना भाई, अगर a बड़ा है b से तो a माइनस भी धनात्मक होगा नहीं होगा, होगा ना, और c तो धनात्मक ही। तो जब ये राशि धनात्मक है, ये राशि धनात्मक है, तो दोनों का योग भी धनात्मक होगा, a माइनस बी प्लस सी धनात्मक होगा। इसीलिए इसका सी आंसर भी सही था, इसीलिए इसका सी आंसर भी सही माना गया था। क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट बताओ कितने लोगन नु ए बात समझ में आ गई है? क्लियर है? बोलो, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक सरल रेखा L बिंदु 3, -2 से गुजरती है और इस रेखा से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। मान लीजिए ये जो रेखा है, इस रेखा को हमने ये बोल दिया, या थोड़ा ढंग से ही बनाते हैं। ये रेखा कैसी है, इस रेखा को ध्यान से देखोगे तो ऋणात्मक स्लोप वाली, x = 0 लिखोगे y 1 आएगा, y = 0 लिखोगे x √3 आएगा, यानी कि एक ये ऋणात्मक ढाल वाली रेखा है। ठीक है, ऋणात्मक ढाल वाली रेखा है। अब इस रेखा से ये रेखा खुद कितना कोण बना रही है, ये रेखा अपना, ये दूरी √3 है, देखो ये दूरी 1 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा क्या, लंब बटे आधा, है ना। और ऐसे देखोगे तो इसकी प्रवणता कितनी है, -√3। -√3 कब होता है, tan का मान -√3 कब होता है, x = 0 लिखेंगे, y 1 आएगा, y = 0 लिखोगे x 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा, अर्थात ये कोण अब 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु 1/√3, 0 है, ये 0,1 है, और ये 60। इससे भी हमको पता चलता है कि tan थीटा अगर -√3 हो तो थीटा कितना होता है, 120 डिग्री होता है, यानी कि ये जो इसकी प्रवणता वाली चीज़ है ये 120 डिग्री है। ये दी गई रेखा है, कैसी रेखा है, दी गई रेखा है। अब हमको क्या कहा जा रहा है कि एक सरल रेखा बिंदु 3, -2 से गुजरती है। 3, -2 कहाँ होगा, है ना, इसके आगे कहीं होगा, जहाँ भी होगा, 3 तो इधर होगा, -2 नीचे कहीं होगा, कहीं भी होगा मान लो।
तो इससे 60 डिग्री पर अगर कोई रेखा झुकी हुई है, मान लेते हैं कि उस रेखा की प्रवणता, माना रेखा की प्रवणता m है, ठीक है। इस रेखा की प्रवणता तो तुम्हें पता ही है, इस रेखा की प्रवणता को m1 बोल देते हैं, इस रेखा की प्रवणता को m2 बोल देते हैं। तो हम लोगों को क्या कहा गया कि कोण कितना है, 60 डिग्री है, यानी कि m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ये कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए। कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण का यही सूत्र होता है ना, दो रेखाओं के मध्य कोण का यही सूत्र होता है। m1 का मान कितना है, -√3 माइनस m2 बटे माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस 3m2। एक बार प्लस वाला ले ले, प्लस वाले से गुणा होगा तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस माइनस √3 गुणा 1 माइनस √3m2, कि जब प्लस वाले से गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा √3 माइनस 3m2, तो ये इधर चला जाएगा 2m2 इज इक्वल टू 2√3, m2 इज इक्वल टू √3। या तो नई रेखा जो 3, -2 से गुजरेगी उसका ढाल √3 होना चाहिए, या फिर अगर माइनस वाला चिन्ह ले लें, कितना हो जाएगा -√3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया अपना m2 प्लस 3m2 यानी कि 4m2 इज इक्वल टू 0, यानी कि m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक रेखा जो 3, -2 से गुजरती है, किससे गुजरती है, 3, -2 से गुजरती है। एक तो √3 ढाल वाली बोल रहे हैं कि √3 ढाल वाली हो जाएगी और एक 0 ढाल वाली हो जाएगी, एक √3 ढाल वाली हो जाएगी और एक 0 ढाल हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जो 0 ढाल वाली रेखा है वो तो कैसी होगी, y इज इक्वल टू 3 रूप की होगी, और ये जो x अक्ष होती है अपनी, ये क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 रूप की होती है। तो ये तो इसके समांतर रेखा हो जाएगी ना, इधर पहले वाले से एक रेखा मिलेगी, पहले वाले से जो रेखा मिलेगी वो क्या मिलेगी, y माइनस -2 इज इक्वल टू √3 x 3, ये था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू √3x माइनस 3√3 और -2, तो y माइनस √3x प्लस 2 प्लस 3√3। बी आंसर तो करेक्ट हो गया, पहले बी तो करेक्ट हो चुका है। अभी जो दूसरी रेखा आई थी वो क्या आई थी, इससे देखोगे तो y माइनस -2, ये y माइनस -2 इज इक्वल टू 0 गुणा x -3, तो ये कितनी हो जाएगी, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू -2। अब ये y इज इक्वल टू -2 रेखा तो इस रेखा के समांतर है, तो ये इसको कभी प्रतिच्छेद करेगी क्या, क्या ये इसको कभी प्रतिच्छेद करेगी, तो तुम बोलोगे कि नहीं करेगी। तो ये दो रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेगी नहीं, मतलब दूसरा आंसर यहाँ पे संभव नहीं है। और वैसे भी ऑप्शन तो एक ही था, अब एक ही ऑप्शन था तो एक ही आंसर होगा, दो आंसर यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। 2010 यहाँ तक के ही सवाल हम लोग करेंगे, 2010 से लेकर 2024 तक, पिछले 15 साल हो गए, 2010 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 15 साल हो जाए। 15 साल के सवाल बहुत होते हैं। अभी थोड़ा सा सदिश वदिश वाली चीज़ें हैं तो परेशान मत होना। एक हम लोगों को चतुर्भुज दिया गया, क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ, स्थिति सदिश। अभी स्थिति सदिश जो है ना, ये बस नाम के लिए दिए हुए इन्होंने, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। तो जिसका स्थिति सदिश -2i -j है वो हो जाएगा -2, -1। केवल 4i है तो 4, 0। r हो जाएगा अपना 3, 3 और s हो जाएगा -3,
2, ठीक है, चारों शेष पता है। तो अब ये सवाल तो करने लायक नहीं है। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये चार दूरी बताना कितनी आ रही है। और पी क्यू और नहीं, पी आर एक विकर्ण हो गया और क्यू एस एक विकर्ण हो गया, ये दो विकर्ण भी पता करना। पहले तो इतना पता करो, फिर पता करो ढाल कि पी एस का ढाल इधर से ही करते हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, इनके ढाल भी पता कर लो ताकि ये भी पता चल जाएगा कोण कितने हैं। ये सारी चीज़ें पता करो। कितनी चीज़ें पता करो, दूरियां पता करो और कोण पता करो। जैसे ही दूरियां और कोण पता कर लोगे, जैसे ही दूरियां और कोण पता कर लोगे, वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ साफ सुथरा दिखने लगेगा। फटाफट फटाफट बता देंगे कितनी होगी दूरी। ये हो जाएगा अपना 4 माइनस माइनस 2 यानी 6 का वर्ग 36 और एक 37, अंडर रूट 37। यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और एक 10, ये कितनी हो जाएगी, 3 3 6, 36 37 और पी एस -3 + 2 -1 का वर्ग और 3 का वर्ग अंडर रूट 10, यानी दो भुजाएं बराबर है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। डायग्राम बदलेगा अभी, तो मैंने रफ डायग्राम बनाया था। पी आर विकर्ण देख लो, 3 माइनस माइनस 2 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, अंडर रूट का 41, 4 माइनस माइनस 3 यानी 7 का वर्ग 49 और 4 53। विकर्ण बराबर नहीं है, यानी कि ये अपना वर्ग तो होने से रहा और वर्ग तो वैसे ही हट गया था, आयत भी नहीं हो सकता है क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, तो वर्ग नहीं है, आयत भी नहीं है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज भी नहीं है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो एक समांतर चतुर्भुज जो कि ना समचतुर्भुज ना आयत है, बस यहीं पे खेल खत्म हो गया। चारों भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या ये बात, आ गया मजा, कर लोगे ये सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो देखो ये थे पिछले 15 सवालों के 15 सालों के 15 ईयर PYQ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 15 ईयर PYQ स्ट्रेट लाइंस डन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का एक और लेक्चर जोड़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1 था, स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1 था, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो वेटेज है वो सर्कल के मुकाबले थोड़ा कम है, सर्कल से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो स्ट्रेट लाइन लेक्चर 2 जो है, सरल रेखा का जो लेक्चर 2 है, उसकी जगह हम लोग सर्कल पार्ट 1 पढ़ेंगे और फिर जो सर्कल का लेक्चर था उसकी जगह सर्कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। सर्कल में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं तो उसको हम 2 सेशन में पढ़ेंगे। अब देखो एक और कारण मैं बता दूं, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितना टाइम लगा रहे हो, लेकिन ये सवाल करने में, पिछले 15 साल के जो सवाल हमने किए हैं इनको करने में जितनी देर का लेक्चर है उससे कम से कम 2.5 गुना समय हमको लगना चाहिए, क्योंकि साथ के साथ हम लोग थ्योरी भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं रह रहा हूँ, उसका कारण यही है कि भैया सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे सवाल करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। जो सवाल हम लोग साथ में कर रहे हैं, कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद समझना है कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ गलती रह गई और उसको ठीक करने के बारे में हम लोगों को प्रयास करने हैं। ठीक है, तो भले हमारा लेक्चर का लेंथ इतना ही रहने वाला है, हमारे लेक्चर का लेंथ इतना ही रहने वाला है। ये मान लो कि अगर ये लेक्चर लाइव हो तो कम से कम मुझे 2.5 घंटे लगेंगे सारे तुम्हें टाइम देने में, तुमसे सॉल्व करवाने में, फिर समझाने में, सिखाने में। तो वीडियो को पॉज कर करके अपनी पेस से, रिकॉर्डेड का कारण यही है कि भैया सबकी पेस अलग अलग होती है, तो अपनी पेस से इस लेक्चर को कंप्लीट करो, अपनी स्पीड से इस लेक्चर को कंप्लीट करो, है ना, और सीखो। कुल मिला के है कि जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी निपटाओ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।